हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है ट्यूटोरियल 19 में, जहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरे क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग इस ट्यूटोरियल में आगे जो पढ़ेंगे, एरे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज करे जाते हैं और एरे को यूज करना क्यों चाहिए, एरे को यूज करने से हमें फायदा क्या होने वाला है। इन सारी चीजों को लेके आज के इस ट्यूटोरियल में हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, यूजेस ऑफ एरे। तो दोस्तों, एरे को शुरू करने से पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दैट वी हैव 10 स्टूडेंट रोल नंबर एंड वी असाइन मार्क्स इन दैट रोल नंबर। मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 10 स्टूडेंट हो, उनके 10 स्टूडेंट के रोल नंबर हैं और उन 10 स्टूडेंट के रोल नंबर को हमें उनके मार्क्स, उनके एग्जाम में, फाइनल ईयर एग्जाम में जो उनके टोटल मार्क्स आए हैं वो असाइन करने। उसके हिसाब से हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे कि उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या ग्रेड देनी है, इसके अकॉर्डिंग हम तय करेंगे। तो उसके लिए आप प्रोग्राम क्या बनाएंगे, यहाँ पे मैंने उस प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोग्राम बड़ा हो जाता लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही कुछ प्रोग्राम लिखने वाले होते हैं। भाई सिंपल सी बात है, 10 स्टूडेंट हैं। अब 10 स्टूडेंट की जगह पे मैंने 10 वेरिएबल ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? 10 वेरिएबल, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R8, R9 और R10। 10 वेरिएबल है और इस तरीके से हम 10 में इनके मार्क्स इनपुट कराएंगे। यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता तो दिक्कत देता है, यहाँ पे बन नहीं पाता। यही एक प्रोसीजर है जो हम लोग फॉलो करते हैं। भाई जितने स्टूडेंट हैं, जितना आपको इनपुट कराना उतने वेरिएबल लेंगे। भाई मार्क्स रखेंगे काय में? इन्हीं वेरिएबल में तो रखेंगे। अब इस हिसाब से आप सोचो कि ये इनपुट कराने पे आपको एक इनपुट कराने के लिए आपको 2 लाइन लिखनी पड़ रही, एक प्रिंट एफ की और दूसरी स्कैन एफ की। तो 10 वेरिएबल के लिए आपको 20 लाइनें तो यही लिखनी। उसके बाद आप प्रोग्राम में उनके मार्क्स असाइन करते, आप इफ कंडीशन लगाते, तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता, बहुत लेंदी हो जाता और कहीं एरर आ जाती तो लेने के देने पड़ जाते। समझते समझते एरर ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती। इस हिसाब से इस कंडीशन में अगर इस तरीके के प्रोग्राम हमें मिलने वाले हैं तो ये प्रक्रिया को यूज करना, ये प्रोसेस फॉलो करना के हिसाब से हमारा प्रोग्राम है गलत। भाई सिंपल सी बात, ये प्रोग्राम हो गया गलत। ये हम तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके, हमें जहां पे मल्टीपल वेरिएबल लेना हो तो उस जगह पे हम ये काम करेंगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। तो फिर सर करें क्या? अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें हमें 50 वेरिएबल लेना, 100 वेरिएबल लेना, मैं तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट की बात कर रहा था। अगर बड़ी क्लास होती, 100 स्टूडेंट होते, 1000 स्टूडेंट होते, कॉलेज होता, स्कूल जैसा, तब क्या करते? 100 वेरिएबल लेते, 1000 वेरिएबल लेते ना। ये प्रोग्राम इस तरीके से लिखोगे तो भाई सी स्मार्ट काम करने के लिए बनाई गई है। इस तरीके की स्टूपिड काम करने के लिए सी नहीं बनाई गई है। सी आपको ऐसे काम करने के लिए एक स्मार्ट तरीका देती है जिसे हम बोलते हैं एरे। क्या बोलते हैं इसे? हम एरे बोलते हैं। अब एरे में इन 10, 20, 50, 100, 1000 वेरिएबल का काम आप एक ही वेरिएबल में कर सकते हो। तो बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे ये हमारी प्रॉब्लम को कम करने वाला है, ये खत्म ही करने वाला है। एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। एरे का उपयोग होता है कि मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए, लेकिन कहां पे? सिंगल वेरिएबल में। एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जैसे अभी हम 50 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट के रोल नंबर्स में अलग अलग उनके मार्क्स इनपुट करा रहे थे ना, तो उतने वेरिएबल बना रहे थे। लेकिन एरे में आपको एक ही वेरिएबल बनाना पड़ेगा और आप उसमें मल्टीपल वैल्यू, मल्टीपल लोगों के मार्क्स इनपुट करवा सकते हो। कैसे? लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे हम लोग करते तो ऐसे हैं, ठीक है। तो एरे क्या कहता है कि भाई ऐसा मत करो। एरे आपको ये 10 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है कि एरे कहता है भाई आप इस तरीके से डिक्लेयर कर दो। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे हम इंटीजर टाइप के R1, R2 से लेके R10 तक 10 वेरिएबल बना रहे थे, इंटीजर टाइप के हैं। एरे कहता है कि भाई आप इस तरीके से लिख दो तो हम R नाम से 10 वेरिएबल बना देंगे। अब यहाँ पे देखो फायदा क्या है कि इंटीजर तो हमारा वही है, इंटीजर है, लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे हमने अपने इस वेरिएबल को अपने मेमोरी में 10 जगह अलॉट कर दी। हमें पता है कि जैसे हम अपनी मेमोरी बनाते हैं, इस तरीके की हमारी मेमोरी बनती है, एक लीनियर बेस्ड मेमोरी होती है, लाइन में होती है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि इस तरीके के ब्लॉक बना देगा, ये इस तरीके के ये 10 ब्लॉक बना देगा। ये इन 10 को R नाम दे देगा, इसको R दे देगा, इसको भी 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 R दे देगा। लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये तो हमने बहुत पहले आपने पढ़ाया था कि एक ही नाम से मल्टीपल वेरिएबल नहीं हो सकते। हाँ, नहीं हो सकते हैं। हमने यहाँ पे आगे क्या लिख रखा है? 10 लिख रखा है। तो फिर एरे क्या करता है कि यहाँ पे इनको नाम बदल देगा, R0, R1,
R2, R3, R4, R5, इस तरीके से ये आपके मेमोरी में अलग अलग वेरिएबल बना देगा एक ही नाम से। और जब आप डेटा स्टोर करेंगे तो इन रोल नंबर में जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे थे वो इनमें अलग अलग स्टोर होने वाली हो। अब फायदा हुआ कि ये भैया 10 बार ऐसा लिखने से अच्छा है कि एक बार ऐसा लिख दो, वो सेम आपके 10वां वेरिएबल का काम करने वाला है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ एरे। समझ में आया? अब देख लेते हैं अगली लाइन मैंने क्या लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एरे इन सी फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अच्छा, अब एक और समस्या होती थी, मैं यहाँ पे जो लिखा है इसको पहले इरेज कर देता हूँ, फिर से बना के आपको दिखा दूंगा। जब आप मेमोरी में डेटा पहले रख रहे थे, जैसे ये मेमोरी है हमारा और हम इस तरीके का डेटा रख रहे थे, तो हमारी मेमोरी में ये लोकेशन है और इस तरीके से डेटा हमारा रखा जाता है मेमोरी में। एक बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है तो हम एक नॉर्मल आपके लिए बना देते हैं। मेरी लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ना, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पहले जब इस प्रकार के वेरिएबल में क्या होता था कि जैसे R1 है तो यहाँ पे इसने R1 बना दिया, लेकिन R2 को बनाएगा ये यहाँ पे, मतलब कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे R3 बना दिया, यहाँ पे R4 बना दिया, यहाँ पे R6 बना दिया, यहाँ पे R5 बना दिया, यहाँ पे R10 बना दिया, यहाँ पे R8 बना दिया। मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका डेटा कभी भी आपकी मेमोरी में नहीं रख सकता था। ये पहले जो वेरिएबल हम नॉर्मल यूज करते हैं उसमें यही होता है। लेकिन एरे क्या कहता है कि एरे फिक्स साइज का कलेक्शन डेटा आपके सिमिलर डेटा आइटम को स्टोर करता है कंटिन्यूअस फॉर्म में। यानी जब वो डेटा स्टोर करेगा, अगर आप एरे से आप डेटा बनाते हैं तो वो क्या करेगा, सिंपल सी बात है, देख लो यहाँ पे कि ये यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरीके की लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। ये यहाँ पे आपकी मेमोरी की कंटिन्यूअस लोकेशन पे रखता है। और दूसरी चीज क्या रखता है, कैसे रखता है, फिक्स साइज ऑफ कलेक्शन। हमें पता है कि इंटीजर का जो डेटा टाइप जो होता है, इंटीजर हमारा, वो हमारी मेमोरी में 4 बाइट लेता है। हाँ, कोई कोई पुराने उसमें वो 2 बाइट भी ले सकता है, लेकिन नए आईडी में या नए कंपाइलर में 4 बाइट लेता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चारों बाइट एक सबके लिए 4 बाइट है, जैसे यहाँ पे 4 बाइट इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, ऐसे ही तो करेगा। यहाँ पे ये सबको, ये जो 10 बनेंगे इन सबको 4 बाइट अलॉट करेगा। यानी इस केस में आपकी कितनी बाइट एलोकेट हो जाएंगी, 40 बाइट एलोकेट कर देगा ये आपके प्रोग्राम के जो आपने बनाया हुआ है वेरिएबल R10 को। ये 40 बाइट की जगह यहाँ पे लेके दे देगा। भैया ये लो, आपकी मैंने 40 बाइट बना दी है। यानी जैसे यहाँ पे एक एक को अलग अलग बाइट स्टोर होती थी, वैसे ही यहाँ पे स्टोर होगी। अब समझ में आया कि एरे हमारे काम का हुआ कि नहीं हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और क्या कहता है हमारी अगली लाइन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इन द एरे कैन बी रेफरेंस्ड बाय इंडेक्सिंग। प्रत्येक एरे के एड्रेस को, जो मेमोरी में ब्लॉक बने थे ना, उनको हम इंडेक्स के नाम से रेफर करते हैं। रेफरेंस मतलब पहचानते हैं, कैसे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये मेमोरी है हमारी, इस मेमोरी में यहाँ पे ये 10 वो हमने वेरिएबल के लिए 10 जगह स्टोर कर ली है। ठीक है, अब आप इसको अपने डेटा को जब इनपुट आउटपुट लोगे तो पहचानोगे कैसे, तो वो यहाँ पे इनको एड्रेस दे देता है आपकी मेमोरी में। और वो एड्रेस हमेशा लिखा है, इंडेक्स मींस एरे एलिमेंट आर नंबर्ड एंड ऑलवेज स्टार्ट एट 0। यहां से ये कर देगा कि इसका एड्रेस है 0, इसका एड्रेस है 1, इसका एड्रेस है 2, इसका एड्रेस है 3। अब जो भी जो R1 में जो वैल्यू जाएगी, या यहाँ पे जो R स्टार्ट होगा वो R0 से स्टार्ट होगा, फिर ये R1 से स्टार्ट होगा, ये R2 से स्टार्ट होगा, ये R4 से स्टार्ट होगा। तो हम जब पहचानेंगे या इनपुट लेंगे या आउटपुट लेंगे, तो हम R0 जब यूज करेंगे तो इस वाले कॉलम में हमारे इस लोकेशन पे डेटा स्टोर होगा। समझ में आया? ये इंटरनल प्रोसेस है और ये तब काम आती है जब हम इनपुट printf यूज करते हैं या scanf यूज करते हैं, तब हमें R0 रेफर करते हैं पहले ब्लॉक से, R1 रेफर करेंगे सेकंड डेटा से, R3 रेफर करेंगे चौथे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद जितनी लेंथ -1, जितनी भी लेंथ है। जैसे आखिरी पॉइंट इसका अगर हमने यहाँ पे R10 किया तो इसका पहला पॉइंट क्या होगा, पहला तो होगा R0। अब आखिरी क्या होगा, आखिरी जितनी लेंथ है इसकी, जितने नंबर ऑफ एरे हैं, -1 कर दो, तो इसमें 10 में -1 करेंगे कितना होगा, 9, तो आखिरी बनेगा R9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। और जो R1 R0 से लेके R1 R2 होगा, इसे हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, अपने एरे का इंडेक्स नंबर। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट आपको एरे को लेके अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एरे कैसे हमारे प्रोग्राम को सरल बनाता है।
क्लियर है? बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। हमें एरे तो समझ में आ गया है सर, ठीक है, लेकिन हम एरे को यूज कैसे करें? तो एरे को यूज करने के लिए जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो अभी मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं, डेफिनेशन कैसी होती है एरे को, एरे कैसे लिखे जाते हैं। ये छोटा तरीका था, अभी हम आगे अभी आपको बताते हैं कि इसको अच्छी तरीके से कैसे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है द डिक्लेरेशन ऑफ एरे, एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास एक तरीके का एक हमने आपके सामने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इस तरीके से आप एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये आपके वेरिएबल का नाम है, ARR मैंने एज अ कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम हमें पता है, हाँ वो स्मॉल होना चाहिए, वो लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ये आप मान के चलिए। ये तो हो गया एरे के, एरे जो ARR है ये वेरिएबल नेम है, आप इंटीजर a लिखते हो ना, तो ये समझ लो कि इंटीजर ARR लिखा हुआ है बस। एंड ये क्या है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, दिस इज द साइज ऑफ एरे। इसका मतलब है कि इस एरे में 5 अलग अलग डेटा आने वाले हैं। ठीक, इससे ये क्लियर हो गया। अब ये मेमोरी में काम कैसे करता है, तो मेमोरी अब अलॉट होती है ARR को, ARR नाम से। ये देखो 5 इसने बॉक्स बना दिए, 5 आपको कमरे मेमोरी में अलॉट कर दिए, आपकी मेमोरी में इसने 5 कमरे अलॉट कर दिए। उन 5 कमरों का इसने इंडेक्स नंबर दे दिया, रूम नंबर अलॉट कर दिया। पहला 0 से आइडेंटिफाई होगा, दूसरा 1 से, तीसरा 2 से, चौथा 3 से और पांचवा 4 से। इसमें जो भी डेटा आएगा, इसमें मान के चलो आपने 10 इनपुट करवाया, तो आप जब 10 प्रिंट करवाओगे तो आप ऐसे लिखोगे ARR और ये ब्रैकेट लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट, और जब आप यहाँ पे 0 लिखोगे और इसका जो आउटपुट निकलेगा उसमें आपका 10 प्रिंट होके आएगा। अब समझ में आया कि एरे की डिक्लेरेशन कैसे करी जाए। अभी आपको और समझाता हूँ कि सिंटैक्स एक्चुअली में कैसे लिखते हैं। ये तो मैंने आपको एक इमेज रूप में समझा दिया है, आप अपने प्रोग्राम में कैसे लिखोगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, इस तरीके से आप एरे का सिंटैक्स लिखते हैं। समझ लेते हैं सिंटैक्स को अच्छी तरीके से। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डेटा टाइप नेम। आप पहले डेटा टाइप का नाम लिखेंगे। डेटा टाइप आपका इंटीजर हो सकता है, कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले डेटा पर टाइप लिखेंगे। एरे में कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर लोगे। मैं इंटीजर के रूप में आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि पहले हम इंटीजर समझ लेंगे, तो अच्छी तरीके से अगर हमें एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी डेटा टाइप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये डेटा टाइप में हो गया, जैसे इंट है, कैर है, फ्लोट है, ये सब ले सकते हो। इसके बाद आता है एरे नेम। एरे नेम इज द सिमिलर एज अ वेरिएबल नेम। एरे नेम वही हुआ जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते थे, वही एरे का नाम। वेरिएबल हम ABCD अपना नाम कुछ भी लिख सकते थे ना, ऐसे आप एरे का नाम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एरे का नाम ARR दे दिया, तो ARR हमारे वेरिएबल का भी तो नाम हो सकता था, वही सेम एरे का नाम। आता है अगला स्तर साइज, लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमें जितना डेटा इनपुट कराना है, जैसे मैं अभी शुरू में बोला था कि मेरे पास 10 स्टूडेंट के रोल नंबर है, तो 10 रोल नंबर इनपुट होने थे, 10 मार्क्स इनपुट होने थे। तो यहाँ पे हम वो साइज लिखते हैं कि ये 10 इनपुट कराना है, 20 लेना है, 30 लेना है। कितनी साइज आप अपनी मेमोरी में लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। क्यों? क्योंकि जितना साइज आप लिख दोगे आपकी मेमोरी में उतने ही इंडेक्स बन जाएंगे, उतनी जगह आपको अलॉट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे साइज लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे मैंने दूसरा तरीका भी लिखा है कि आप यहाँ पे डेटा टाइप लिखो, एरे का नाम लिखो, और साइज लिखने के बाद यहाँ पे मल्टीपल साइज भी लिख सकते हो। इसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, आगे हम इसकी ट्यूटोरियल में आपको समझाएंगे। यानी आप जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का, आप मल्टीपल प्रकार का साइज ले सकते हो। तो ऐसे ही आपको एरे 1 का हो गया, फिर यहाँ पे एक दूसरा मेमोरी भी अलॉट हो जाएगा, ऐसे आपको तीसरी मेमोरी भी अलॉट हो जाएगी, साइज 1, साइज 2, साइज 3, इस तरीके से आप करते जाओ। तो आप इस तरीके से लिखते हो। अब एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, ये तो सिंटैक्स हो गया, लिखने का तरीका हो गया। अगर आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला तरीका तो आपके पास ये हो गया लिखने का, और दूसरा तरीका हो गया आपके पास ये लिखने का। ये दो तरीके से आप अपने सी के प्रोग्राम में लिख सकते हो। ये दोनों तरीके बिल्कुल सेम एज इट इज लिखे जाते हैं। अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझा देते हैं आप। अब इसका मतलब हुआ कि यहां इस इंटीजर टाइप के एरे में ये 5 वैल्यू स्टोर होने वाली हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ है, तब भी ये चलेगा। ये आपकी वैल्यू के हिसाब से ये अपने आप को साइज ले लेगा। जब इसका साइज मेमोरी बनेगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके के 5 आपको डेटा स्टोर करने की स्पेस आपके मेमोरी में दे देगा। वो समझ लेगा कि आपका डेटा कितना स्टोर होने वाला है, ठीक है। दूसरा, आप साइज डिफाइन भी कर सकते हो कि हमने पहले ही लिख दिया 5, तो आपको ये 5 बना देगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इस तरीके से बना। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ये दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं और यूज भी करे जाते हैं। हम इनको अभी थोड़ी देर में आपको यूज करना भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे द इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। एरे में वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करी जाती है, एरे को वैल्यू देते कैसे हैं, ये सारी चीज पढ़ने वाले हैं हम पॉइंट नंबर 4 में।
द इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वी डिक्लेयर नॉर्मल वेरिएबल इन द फॉलोइंग वे। जब आप नॉर्मल तरीके से वेरिएबल बनाते थे तो आप इस तरीके से लिखते थे इंटीजर एक्स एक्स इक्वल टू 0, ऐसे तो लिखते थे प्रोग्राम में। एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में 0 डाल दिया। हाँ, या आप कुछ स्मार्ट तरीके से ऐसे भी लिखते थे। ये हमारा पुराना तरीका होगा, ये नॉर्मल तरीका हो गया। अब जो पुराने तरीके में लिखते थे विदाउट यूजिंग एरे, ठीक है ना। अब चूंकि हम एरे की बात कर रहे हैं तो फिर हम इसमें वैल्यू कैसे डालेंगे, चलिए देख लेते हैं। एरे में वैल्यू डालने के लिए इन द केस ऑफ एन एरे, एरे के केस में हम क्या करते हैं, सिंपली लिस्ट द एरे वैल्यू इन सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस नॉमिनेशन। एरे में वैल्यू डालने के लिए आपको अपनी वैल्यू को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होता है। कैसे? लाइक दिस। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप, इंटीजर उसका डेटा टाइप है, नम वेरिएबल का नाम है, कितना साइज ले रहा है 6। तो हमें ये जो 6 वैल्यू है वो हमने ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 वैल्यू इसमें स्टोर होंगी। हम इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं एरे को अपने सी प्रोग्राम में, ठीक है। आप इस तरीके से वैल्यू डाल सकते हैं। इसके और भी तरीके हैं, फॉर लूप से यूजर से इनपुट करा के भी वैल्यू लेंगे, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। अब यहाँ पे कुछ एरे को इनिशियलाइज करने के तरीके हैं। सी ने हमें कुछ तरीके बताए कि आप कितने कितने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हो, वो देख लेते हैं पॉइंट नंबर 5 में। तो सी को इनिशियलाइज करने के आपके पास कुछ तरीके हैं, मल्टीपल तरीके हैं। वो तरीके क्या है? पहला तरीका है एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन। आप एरे को इनिशियलाइज करो ए स्क्वायर ब्रैकेट 5 और उसमें 5 की कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू दे दो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है आपके पास एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन विदाउट साइज। वहां पे हम साइज नहीं देंगे तब भी डिक्लेयर हो जाता है। आप 5 मत लिखो लेकिन 5 की वैल्यू दे दो, तभी वो 5 अपने आप साइज बना लेगा। अगला तरीका है यहाँ पे एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन। हम बाद में करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसको यूज करने के लिए हम लूप का सहारा लेते हैं। लूप मतलब आप फॉर लूप यूज कर सकते हो, व्हाइल लूप यूज कर सकते हो, डू व्हाइल लूप यूज कर सकते हो। तो आप इस तरीके से आपने डिक्लेरेशन के बाद भी आप एरे में वैल्यू डाल सकते हो। ये तीनों तरीके हम अभी आपको यहीं पे इसी ट्यूटोरियल में बताने वाले हैं और समझाएंगे, प्रैक्टिकल करके भी देखने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन। एरे को डिक्लेरेशन के साथ कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, लिखा है इन दिस मेथड वी इनिशियलाइज द एरे अलोंग विद इट्स डिक्लेरेशन। यहाँ पे जब एरे का डिक्लेरेशन होगा तो हमें वहां पे वैल्यू देनी पड़ेगी, लाइक दिस। हमने यहाँ पे एरे को 5 का साइज दिया तो हमें 5 वैल्यू इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगा के वैल्यू डालनी पड़ेगी। तब इस 5 में ये वैल्यू देखो यहाँ पे स्टोर हो गई। 2 आया 0 में, 4 आया 1 में, 8 आया 2 में, 12 आया 3 में, 16 आया 4 में, इंडेक्स नंबर। तो ये हो जाएगा AR0, AR1, AR2, AR3, AR4। जब आप प्रिंट कराएंगे, जैसे आपने लिख दिया AR0 को प्रिंट करो तो उसकी जगह पे आउटपुट क्या मिलेगा आपको? 2 आउटपुट मिलेगा। तो आप इस तरीके से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पहला मेथड है एरे को डिक्लेयर कर, जिसमें आप खुद ब खुद अपनी वैल्यू डाल देते हो। ये वही तरीका है जैसे आप लिखते हो ना इंटीजर a बराबर 10, तो यहाँ पे वो जो बराबर 10 है ना, वो इस तरीके से आप लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। बस इतना समझ लो आप। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद सेमीकोलन, बिल्कुल सेम सिंटेक्स आपको लिखना होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन इनिशियलाइजर लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ वैल्यू इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमा। कर्ली ब्रेसेस में तो लिखोगे लेकिन बीच में इनमें सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए इनको कॉमा भी लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप पहले तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सी का प्रोग्राम में लिखा हुआ, सी के प्रोग्राम में अगर आप लिखोगे तो आप सेम इस तरीके से लिखोगे इंटीजर AR6। तो यहाँ पे जो 6 आपने वैल्यू यहाँ दे दी, वो 6 की लोकेशन में यहाँ पे जाके फिट हो जाएगी, वो चली जाएगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जहां पे हम एरे इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन विदाउट साइज। अगर हम वहां पे साइज नहीं देते हैं तब भी हम डेटा डिक्लेयर कर सकते हैं, एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। वी कैन स्किप डिक्लेरेशन declaring the size of the array as compiler can automatically reduce the size of array in this case। कैसे? हमने ऐसे लिख दिया डेटा टाइप, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ दिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी। अब ये क्या करेगा इस केस में, जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा ये, अब यहाँ पे ये देखो मैंने 1 2 3 4 5 दे दिए, तो देखो यहाँ इसने ऑटोमेटिकली 5 मेमोरी के स्पेस ले लिए। अगर आप ऐसा भी लिखते हो तो आपकी वैल्यू इनपुट के आधार पे मेमोरी में जगह ले लेता। आप साइज भी मत लिखो ना तब भी वो वैल्यू लेता। अब इसका फायदा क्या होता है कि जैसे सपोज दैट आपके पास एक प्रोग्राम है और आपको पता नहीं है कि यूजर 10 स्टूडेंट का रोल नंबर मार्क इनपुट करेगा कि 20 के 50 के 100 के, हमें पता नहीं होता है। भाई आप जब प्रोग्राम बनाओगे, एक सॉफ्टवेयर बनाने की बात अगर हम करें तो सॉफ्टवेयर बनाने का उद्देश्य ये होता है कि प्रोग्राम 1 के लिए भी चले और 1000 के लिए भी चले। उस केस में हम विदाउट साइज डिक्लेयर करते हैं कि जितना डेटा आएगा उतने हिसाब से ये साइज
बनाता चलेगा। तो ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन विदाउट साइज। यहाँ पे साइज डिक्लेयर नहीं करना, लेकिन वो साइज उतना ले लेगा जितना आपका डेटा आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ द साइज ऑफ द अबव एरे 5 विच इज ऑटोमेटिकली डिड्यूस्ड बाय कंपाइलर। यहाँ पे जो 5 आपने डिक्लेयर करे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसने ऑटोमेटिकली 5 का साइज आपको मेमोरी में अलॉट कर दिया। बस दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ कंपाइलर। ये कंपाइलर की स्मार्टनेस है कि आपके इनपुट के आधार पे, आपके डिक्लेरेशन के आधार पे ही वो आपको साइज दे देता। आप पहले ना बताओ उसे कि 5 का साइज है, वो बाद में ले लेगा। आपने जितना डेटा रखा वो उतने हिसाब से वो साइज बना लेगा। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा एरे इनिशियलाइजेशन आफ्टर डिक्लेरेशन यूजिंग लूप। लूप यूज करके हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वी कैन यूज फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप टू असाइन द वैल्यू टू ईच एलिमेंट ऑफ एरे। हम लूप का यूज करके अपने एरे को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। अब यहाँ इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं चला के भी कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक इंटीजर टाइप का एरे लिया है, 5 उसको स्पेस दी, साइज उसका 5 है और 5 हमने वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसका मेमोरी में काम कैसे होगा ये समझ लेता है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जब आप मेमोरी बनाएंगे तो ये इस तरीके की मेमोरी बनाने वाला है। ठीक है, मेमोरी में इस तरीके का डेटा जाएगा। अब यहाँ पे ARR 5 है तो मैं 5 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना। अब इसका नाम होगा ARR 0, A से ARR मान लेना, ये होगा AR1, ये होगा AR2, ये होगा ARR 3 और ये होगा ARR 4। पांचों हो गए। अब ये 10 है तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे 20 है तो ARR 1 में 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा और फिर 50 आ जाएगा। ये इस तरीके से आपके मेमोरी में डेटा स्टोर होने वाला है। 100% ये इसी तरीके से होता है मेमोरी में। अब मैंने अगली लाइन में मैंने क्या किया, कंपाइलर यहां से आएगा और यहाँ पे देखेगा कि कह रहा है कि ARR में वैल्यू रख दी है 100। अभी ARR2 में क्या है, ARR2 में वैल्यू है 30, तो ये 30 वैल्यू हट जाएगी यहां से, ये 30 वैल्यू हट जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 100। अब प्रोग्राम आया आगे, कह रहा है printf एलिमेंट इन एरे। ये लाइन को प्रिंट कर देगा, इसमें कुछ हमने वेरिएबल यूज नहीं, कोई हमने आइडेंटिफायर यूज नहीं किया, तो सेम ऐसे ही चल जाएगा। अब यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। फॉर लूप चलाएगा, इंटीजर i ले लिया, i का साइज है 0। ठीक है, कब तक चलाना है, जब तक 5 से कम रहे। 5 क्यों, क्योंकि हमारा एरे का साइज ही 5 है। चलाएगा। अब अभी ये लेस देन 0 है ना, तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो इधर आ जाएगा। अब इधर आएगा तो इधर का मतलब क्या लिखा है, %d आइडेंटिफायर है ARRi, और ARRi में क्या है, ARRi क्या है, i 0 है, तो i मतलब ARR 0 क्या है, 10 है, तो आपको प्रिंट आउट में मिलेगा यहाँ पे आउटपुट में 10। फिर ये इधर से इधर जाएगा, अब ये हो जाएगा 1, ये अभी भी लेस देन है, तो यहाँ i में क्या आ गया, 1 आ गया। ARR 1 में क्या है, 20, तो यहाँ पे ये 20 प्रिंट कर देगा। फिर जाएगा तो ये इसको 2 कर देगा, 2 अभी 5 से कम है, तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 में क्या है, 100, तो यहाँ पे अब प्रिंट हो जाएगा 100। अब यहाँ पे ये 30 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने 30 बदल दिया। ऐसे ही ये 4 बार चलेगा और 100 के बाद यहाँ पे 40 कर देगा और फिर यहाँ पे आके 50 कर देगा। चला के देखें इस प्रोग्राम को कोड ब्लॉक पे। चलो बढ़ते हैं अपने कोड ब्लॉक स्क्रीन की तरफ। अब देखिए ये मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, 5 का साइज है, 5 में मैंने वैल्यू करली ब्रेसेस के अंदर डाल दी है। लेकिन मैंने यहाँ दूसरी लाइन में आके 2 नंबर के वेरिएबल है, 2 में क्या 30 आएगा ना, क्योंकि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, तो मैंने 2 में क्या डाल दिया, 100 डाल दिया, तो अब 30 नहीं प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा। और यहाँ पे ये वही फॉर का लूप चल रहा है और इस तरीके से आपको आउटपुट मिलने वाला है। ये 10 20 30 नहीं आएगा, 100 आएगा। चला के देख लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ क्लियर हो जाने वाला है। अब एरे को बनाना भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एरे लिखा कैसे जाता है। कोई बहुत बड़ी इसमें कथा नहीं पढ़नी होती, कोई बहुत बड़ा गुणा भाग नहीं है इसमें। प्रोग्राम चला के देखते हैं तो आप अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाएंगे। मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है और देखते हैं आउटपुट हमारी स्क्रीन पे क्या आने वाला है। और ये हमारा आउटपुट आ गया है, इधर देखिए। अब देखिए लिख क्या आ रहा था, एलिमेंट इज एरे। यहाँ पे जो आ रहा है ये एलिमेंट इज एरे, ये लाइन आ गई है। और देखिए 10 20 100 और 40 50। अब यहाँ पे 30 नहीं आया। 30 क्यों नहीं आया, 30 को मैंने यहाँ पे 100 से रिप्लेस कर दिया। दिस इज द एरे। तो आई होप आप लोगों को लूप यूज करके भी एरे का आउटपुट देखना, एरे को इनिशियलाइज करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ। और पॉइंट नंबर 7 में क्या है ये देख लेते हैं, हाउ टू एक्सेस एरे एलिमेंट। एरे के एलिमेंट को हम एक्सेस कैसे करते हैं। वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ एन एरे इन सी यूजिंग
एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यानी स्क्वायर ऑपरेटर एंड द इंडेक्स वैल्यू ऑफ आई ऑफ द एलिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरे का नाम लिखना है और इंडेक्स का नंबर लिखते हैं, जो A0 A1 A2 A3 हो जाता है, आप वो लिखेंगे। अब इसको सही से लिखने का तरीका क्या है, अगर आप प्रिंट टैप करके A2 लिखेंगे तो A2 में जो वैल्यू असाइन हुई होगी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन थिंग टू नोट इज दैट द इंडेक्सिंग इन द एरे ऑलवेज स्टार्ट विद 0। हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडेक्सिंग का नंबर 0 से स्टार्ट होता है और खत्म होता है n-1। n-1 मतलब द साइज ऑफ एरे -1। साइज ऑफ एरे, जैसे एरे का साइज आपने 5 लिया है, उसमें -1 कर दो तो ये लास्ट इंडेक्स नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ARR 0 है, तो ARR 0 का मतलब है कि ये वाला हिस्सा 1 होगा तो ये 2 होगा तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो ये 5 होगा तो ये। तो आप printf की जगह पे A2 लिखोगे तो 2 में जो वैल्यू होगी वो आपको printf के द्वारा आउटपुट में मिल जाएगी स्क्रीन पे। इस तरीके से आप एरे के एलिमेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। एलिमेंट का मतलब जो उसमें वैल्यू डली है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, और इंडेक्स किसको बोलते हैं, ये जो 0 1 2 3 है इनको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, इनके अंदर जो वैल्यू आएगी उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है आपके सामने, और प्रोग्राम को देख लेते हैं। यहाँ पे साइज 5 है, 5 में मैंने 15 25 35 45 55 ये वैल्यू दी है। अब आप इसको प्रोग्राम को जब रन करोगे तो ARR2 में मुझे बताओ जरा, आंसर मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, अगर हम यहाँ पे printf ARR2 कर रहे हैं तो आउटपुट क्या मिलने वाला है? फटाक से आंसर सोच के बताओ। नहीं सोच पा रहे तो मैं बता देता हूं, यहाँ पे ARR2 होगा कौन, पहले ये समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जो AR ये होगा 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, हो गया 5 साइज एरे का। अब आप एरे ARR2 प्रिंट करा है तो 2 में कौन सी वैल्यू होगी? 35 प्रिंट होगी, सिंपल सी बात। ARR4 है तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? ये 55 प्रिंट होगी। ARR0 है तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? 15 प्रिंट होगी, सिंपल सी बात। चला के देखो जरा कोड ब्लॉक पे चलता कि नहीं चलता, सेम आउटपुट आएगा आपके पास। पहले आएगा 35, फिर 55, फिर 15। इस तरीके से आप उसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जो भी आपने एरे के साइज में जो वैल्यू डेटा या डाला है उसे आप अगर देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से देख भी सकते हो। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ एरे इन सी। सी में कितने प्रकार के एरे होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे 2 टाइप ऑफ एरे हैं जिनको हम डायमेंशन के आधार पे अलग अलग करते हैं। जैसे जिसको बोलते हैं 1 डायमेंशन एरे या 1D एरे बोलते हैं, और दूसरे होते हैं मल्टी डायमेंशन एरे, यानी एक डायमेंशन एक कोणीय एरे, और मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुकोणीय एरे। ये क्या होते हैं समझते हैं, इनको आगे देख लेते हैं। अच्छा, इनका यूज बहुत कम होता है सी में, रेयर केसेस में यूज होता है क्योंकि प्रोग्राम इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए यूज नहीं होता। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में है, कोर्स में आया है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, इसलिए हमें पता जरूर होना चाहिए। बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए तैयार तो रहो, भले वो आए या ना आए। चलिए तो अब पहले पढ़ने वाले हम 1 डायमेंशन एरे क्या होता है। 1 डायमेंशन एरे के बारे में लिखा है, द 1 डायमेंशनल एरे आल्सो नोन एज 1D एरे, इनको 1D एरे भी बोलते हैं। C are those array that have only one dimension like this। ये इस तरीके का सिर्फ एक ही डायमेंशन, एक ही कोण में रहते हैं, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल एरे। इनको लिखते कैसे हैं? लिखने का साइज आपको पता है कि इंटीजर नेम, इंटीजर लिखो, एरे का नाम लिखो, उसकी साइज दे दो कि 2 4 5 6 10 100 जितने एरे का है, इस तरीके से लिख सकते हो। या आप इस तरीके से प्रोग्राम में लिख सकते हो जो मैंने आपको अभी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा 1 डायमेंशनल एरे। प्रोग्राम में लिखना हो तो आप प्रोग्राम में इस तरीके से प्रोग्राम में लिख सकते हो। इसी को बोलते हैं हम सिंगल डायमेंशन एरे या 1 डायमेंशन एरे या 1D एरे, तीनों चीजें इसी को बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है 2 डायमेंशनल एरे। जैसे 2 डायमेंशनल एरे वो इस तरीके से बनता है, इसको हम रो और कॉलम में डिवाइड करते हैं। जब इसमें आप डेटा रखोगे या डेटा आउटपुट आएगा, वो इस तरीके के रो और कॉलम में प्रिंट होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो गई ना, रो हो गया और कॉलम हो गया। सिंपल सी बात है कि आप इसको जब डिफाइन भी करोगे, डिफाइन भी आपको दोनों तरीके से करना पड़ेगा। जब इसको आप डिफाइन करेंगे तो आपको रो अलग साइज देनी पड़ेगी, कॉलम का साइज अलग देना पड़ेगा। दूसरे प्रकार का एरे होता है 3 डायमेंशनल एरे और 4 5 डायमेंशनल एरे कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, जो 3 डायमेंशनल एरे है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे 3 डायमेंशन होते हैं, पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 डायमेंशन एरे में आपका डेटा प्रिंट करता है। इस ट्यूटोरियल में हम 2 डायमेंशनल एरे तक कवर करेंगे। अगर आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आप आगे भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे काम कैसे करते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ 2 डायमेंशनल एरे और 2D एरे, इनको दोनों चीजें बोला जाता है, 2 डायमेंशनल और 2D एरे भी बोल सकते हो। लिखा है इन सी एन एरे दैट हैज एग्जैक्टली 2 डायमेंशन, इनके 2 डायमेंशन होते हैं, दैट कैन बी विजुअलाइज इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम के तरीके से देखे जा सकते हैं। अब इनको असाइन कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो भाई देखो सिंपल, आपको एरे का नाम लिखना है, साइज 1 और साइज 2, 2D है ना, तो 2 साइज देनी है, रो और देना और कॉलम देना है। तो अब पहला जो डिफाइन होगा, द साइज ऑफ फर्स्ट डायमेंशन इज साइज 1 रो, और दूसरा साइज होगा द सेकेंड डायमेंशन, दूसरे वाले डायमेंशन के लिए साइज 2 होगा। अब आप इनको लिखोगे कैसे, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये इस तरीके से 2 डायमेंशन, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। क्योंकि हमारा जो सी प्रोग्राम है वो रो मैनेजमेंट पे काम करता है, कॉलम मैनेजमेंट पे काम नहीं करता। ये रो मैनेजमेंट बेस्ड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी तरीके से काम होता है। अब देखते हैं कि आप अगर प्रोग्राम लिखोगे तो प्रोग्राम में कैसे लिखोगे। अब प्रोग्राम में लिखने के लिए आपके पास तरीका होता है, ये आपको इंटीजर वेरिएबल का नाम लेना है, इंटीजर लिखना है, वेरिएबल का नाम लेना है, साइज 1 और साइज 2। तो ये 1 2 3 4 है, ये वाला 1 2 3 4 है, और दूसरा वाला 1 2 3 4 है, वो ये वाला 1 2 3 4 है। अब इनको प्रोग्राम इसका बनेगा कैसे और चलेगा कैसे, ये देख लेते हैं, और आउटपुट भी सेम कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिए और इसको हम चला के भी दिखाते हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे देखिए 2 साइज लिया है, 2 लिया और 3 लिया, यानी 2 रो में 2 रो ऐसी रहेंगी और 3 कॉलम ऐसे रहेंगे। तो कुछ कैसे बनने वाला होगा, इसका आउटपुट मैं दिखा देता हूं आप। यहाँ पे हमने 2 फॉर लूप यूज करे हैं, पहला फॉर लूप चलाएगा रो को और दूसरा फॉर लूप चलाएगा ये वाले हिस्से को भरेगा। चला के देख लेते हैं, कोड ब्लॉक पे चलते हैं, अपने कोड ब्लॉक की स्क्रीन पर, और इस प्रोग्राम को एज इट इज चला के देखते हैं कि आउटपुट मिलने क्या वाला है। मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रोग्राम बना दिया है, सेम प्रोग्राम है, मैंने 2 साइज लिए हैं, 2 रो रहेंगी, ऐसे में 2 पट्टी आएंगी और कॉलम 3 मतलब 3 में ऐसे में डेटा आएगा। अब देख लेते हैं इसको चला के, आप बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, प्रोग्राम को चलाइएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने देखो प्रोग्राम को रन किया है और रन करते ही इसका आउटपुट देखिए क्या आया, 10 और 20, 10 20 और 30 40, 30 40 50 60। इसने 2 रो ली है और 3 कॉलम लिए। इसे हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे। उम्मीद करता हूं आपको एरे और एरे के डायमेंशन अच्छी तरीके से समझ में आ गए। इतने प्रोग्राम के बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क भी देता हूं कि एक प्रोग्राम बनाइए, वहां पे आप इनिशियलाइजेशन मत करिए, वहां पे प्रिंटफ से आप, यहाँ पे तो आप आउटपुट ले रहे हैं प्रिंटफ से, वहां स्कैनफ से इसके अंदर आउटपुट वैल्यू डालिए, एलिमेंट आप स्कैनफ के द्वारा यूज करिए, यूजर से इनपुट करवाइए और एरे के अंदर एलिमेंट में वैल्यू डालिए। ये प्रोग्राम बनाइए, कोई एरर आती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो फिर मैं आपको स्कैनफ के द्वारा एरे के साइज में वैल्यू कैसे डाली जाती है ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले आप लोग बना के देखिए, अगर बन जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये थे हमारे एरे का डिक्लेरेशन, एरे का इनिशियलाइजेशन और मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे यूज करते हैं, ये सारा टॉपिक हमने इस ट्यूटोरियल में कवर किया है। अगले ट्यूटोरियल में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।